हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 18 जो फुल लेंथ टेस्ट है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो फुल लेंथ टेस्ट 15, 16, 17 और ये 18 है। 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और सेक्शनल टेस्ट भी हो गया है। फ्रेंड्स, जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और करेंट अफेयर भी हो रहा है। फ्रेंड्स, तो आप भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एडिटेरिया का है और एडिटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके जो बीपीएससी 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर, वो भी हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के देख सकते हैं। और खान ग्लोबल स्टडी का और परफेक्शन आईएएस का ये सारे लोग का टेस्ट सीरीज हमारा हो रहा है कंटिन्यू, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 70 बीपीएससी के लिए परम आईएएस का माफ़ कीजिएगा परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 18 फुल लेंथ टेस्ट है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऋग वैदिक समाज को व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 4 वर्ण शामिल थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा सही नहीं है, मतलब गलत कथन ही पूछ रहा है। तो इसमें है व्यवसाय वंशानुगत था, तो नहीं फ्रेंड्स, ये वंशानुगत नहीं था। व्यवसाय तो ये था कि जो मतलब जो जिस काम को पसंद करते थे ना, उस तरीके से व्यवसाय चुन सकते थे। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्णों से संबंधित हो सकते थे, बिल्कुल सही है। और समाज मुख्य रूप से प्रतिशतात्मक था, तो ये तो सही है। बट बाल विवाह प्रचलन में था, तो बाल विवाह प्रचलन में नहीं था फ्रेंड्स। तो 1 और 3 गलत है। इसमें सत्य पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था, तो गलत आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में राजा को दिन प्रतिदिन के साथ प्रशासन में कुछ पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पदाधिकारी था? तो ये थे पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और पुरोहित में कौन थे फ्रेंड्स? तो पुरोहित में आप इसमें दूसरे का था कि पुरोहित में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो कि इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, उस टाइम काम करते थे। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा उप संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें ना जैन धर्म में दो संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर थे। तो इसमें 3 उपशाखाएं थे। तो उपशाखाएं में 3 में क्या था? तो श्वेतांबर में 3 उप संप्रदाय थे, जिसमें मूर्ति पूजन, स्थानकवासी और थेरापंथी था। जबकि दिगंबर में उप संप्रदाय में कौन कौन थे? तो मूलसंघ, बीसपंथ, गुमान पंथ और तोता पंथ दिगंबर का उप संप्रदाय था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा, थेरापंथी और मूलसंघ तीनों हो जाएगा। और इसमें किसी में तीनों ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर स्टार मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे डिफाइन कर देता कि श्वेतांबर या दिगंबर में, तो उस तरीके से हमें इजी हो जाता। तो ठीक है, नेक्स्ट है लोग बीमार पड़ने पर, बच्चों की शादी होने पर, बच्चों के जन्म लेने पर या यात्रा पर जाने पर कई तरह के अनुष्ठान करते थे। ये अनुष्ठान उपयोगी नहीं है। अगर इसके बजाय लोग अन्य प्रथाओं का पालन करें तो यह अधिक फलदायी होगा। ये प्रथाएं दासों और नौकरों के साथ सौम्य रहना, अपने बड़ों का सम्मान करना, सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को उपहार देना। उपयुक्त वाक्यांश किसके द्वारा अपनी प्रजा को दी गई सलाह को दर्शाता है? तो ये है अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो अशोक के शिलालेख, जो प्रमुख शिलालेख जो 7 है उसमें से लिया गया था। और प्रमुख शिलालेख 13 में क्या है? तो 13 में कलिंग युद्ध के बारे में लिया गया, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नाई था जो कालाशोका के बाद शासन बना था? तो कालाशोका एक पहले हमारे यहाँ पे पूछता है कि पहले कौन सा? तो बृहद्रथ वंश, उसके बाद आया था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आए थे फ्रेंड्स। तो कालाशोका शिशुनाग वंश के थे और उसके बाद नंद वंश आए थे। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। ठीक है,
नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास जैन धर्म भारतीय परिदृश्य में प्रमुख धर्म में से एक बन गया। इस संदर्भ में जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था? तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल तीनों भाषा में था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चेर राजा सेनगुट्टम के शासनकाल के दौरान मदुरै के एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया था और कोवलन और माधवी की बेटी की कथाओं से संबंधित है? तो 7 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उसका आंसर हो जाएगा मणिकेल्ले। और इसका लेखक कौन है? तो सेनगुट्टम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के अंत का संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हो गई थी और ये तृतीय मराठा युद्ध था फ्रेंड्स, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि वो पेशवा का उपाधि है ना, वो भी समाप्त कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। 1680 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और 1782 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जिसमें सालबाई की संधि भी हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध तो ये नहीं था, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए। उसमें क्या हुआ था? तो मराठा का अंत हो गया था तृतीय मराठा युद्ध में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें लिखा है कि सही क्रम को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स 9 का। तो यहाँ पे कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था कन्नौज की लड़ाई। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। फिर शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी हमने जस्ट देखा था कि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी, ठीक है। और नादिर शाह का भारत पे आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। पहले हुआ था कन्नौज की लड़ाई, उसके बाद शिवाजी की मृत्यु, उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, लगभग 1500 ईस्वी में जब पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ तो कई यूरोपीय यात्री भारत आए जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत विवरण लिखा। किस फ्रांसीसी जौहरी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी, जीन बैटिस्टा ट्रेमिनियर ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 12वीं 13वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो अंडाल विष्णु की भक्ति थी, तो ये बिल्कुल सही है। और कराइकल आमोर शिव की भक्ति थी, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई लड़ाई के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी और उसी में उनकी पतन भी हुई थी। इस संबंध में तालीकोटा कहाँ है? तो तालीकोटा का पहले ध्यान रखेंगे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था फ्रेंड्स, और ये कर्नाटक में है फ्रेंड्स, ठीक है, कर्नाटक में है तालीकोटा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कर्नाटक में बीजापुर के पास में है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो गया बी। भारत में ब्रिटिश विस्तार और व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, ये देखेंगे। तो 13 का क्या होगा? तो बंगाल से आयातित माल एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात का 60% था, तो ये सही है। कंपनी ने बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये भुगतान करते थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, 30,000 नहीं 3,000 रुपये करते थे, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा था, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए, जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कथन दिया हुआ है और गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं पढ़ के कि रंजीत सिंह महान सिंह के पुत्र थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। और फर्रुखाबाद का राज अली मोहम्मद खान द्वारा स्थापित किया गया था, तो अली मोहम्मद खान द्वारा नहीं किया गया था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कहाँ पे, तो फर्रुखाबाद में मोहम्मद खान बंगस द्वारा किया गया था, ना कि अली मोहम्मद खान द्वारा, तो दूसरा तो गलत है। औरंगजेब ने सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर मार डाला था, तो ये भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह 1708 में मरे थे फ्रेंड्स, जबकि औरंगजेब 1707 में ही मर गए थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे, उनका गिरफ्तार करके मार डाला था। और सूरजमल जाटों के बीच एक प्रतिष्ठित नेता थे, तो ये सही है। इसमें गलत कथन पूछ रहा था, 2 और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स हमें बता रहे थे कि चारों ऑप्शन पढ़िएगा मैम, तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ रही हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत रहेगा वहीं पे फ्रेंड्स अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा और सारा गलत रहेगा, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय लोगों के आने के संदर्भ में कॉटेज सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू किया गया समुद्री व्यापार को कॉटेज सिस्टम कहते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनें, क्योंकि फ्रेंड्स परफेक्शन आईएएस में जो क्वेश्चन रहता है ना बहुत लॉन्ग रहता है, तो सारा को ऑप्शन को पढ़ना और सारे के बारे में डिटेल्स में बताना, तो ये बहुत ज़्यादा 150 क्वेश्चन में अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पास मतलब 150 × 4 कर दीजिए तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और सारे को डिटेल्स में बताना मतलब वीडियो को 3 से 4 घंटा ले जाना तो नहीं है ना। तो इसमें सही कथन क्या होगा 16 का, तो इसका सही कथन हो जाएगा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें क्या किया था ना, तो 1833 में ये चाय या चीनी दोनों को समाप्त कर दिया था। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये 1813 में ही हो गया था, ध्यान रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध रूप से वाणिज्य निकाय बन गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। वाणिज्य रूप नहीं बना था, ये प्रशासनिक निकाय बन गया था फ्रेंड्स, और इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बनाया था, तो ये सही है। इसमें सही पूछ रहा था, तो 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। ठीक है, नेक्स्ट मराठों के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो बालाजी विश्वनाथ ने प्रमुख मराठा सरदार को संघ शुरू किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, बालाजी विश्वनाथ नहीं किए थे। ये बाजीराव प्रथम थे ना, वही सरदार संघ की शुरुआत की थी, जो बाजीराव मस्तानी का जो मूवी आया था उसमें बालाजी प्रथम ही किए थे। पेशवा वित्त और समान प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, तो ये सही है। चौथ और सरदेशमुखी मुगलों द्वारा मराठों राज्यों से वसूल करने वाले कर था, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ द्वारा लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तो एग्जाम में आप इतना टेस्ट दीजिए ना कि आपको सब जो छोटी छोटी पॉइंट्स रहते हैं ना वो सब कुछ ध्यान में रहेगा। यहाँ पे द्वारा में भी देख लीजिए कि चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा मुगलों को दिया जाता था, ना कि मुगलों द्वारा मराठों को, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज किया था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इसमें सत्य कथन पूछा तो 17 का सत्य कथन हो जाएगा, केवल 2 सही है, जबकि पहला और तीसरा गलत है। तो आप टेस्ट जहाँ से भी मिले फ्रेंड्स वहाँ से ज़रूर दीजिए, जैसे कि हमारा एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज है जो ऑथेंटिक बुक पे है, और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जाकर के आप देख लेंगे। जुनून टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 12 तक हो चुका है और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सभी किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड करा है, और हमारा इंस्टाग्राम भी लिंक है, तो आप जाकर के वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 18 का कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ कब हुए थे फ्रेंड्स, तो 1713 से 1720 में। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 में। बाजीराव कब हुए थे, तो 1740 से 1761, जो तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में उनकी फिर जो हार हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और नाना साहब जो 1851 से 57 के बीच में पेशवा बने थे, जिसको वो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें वो भाग लिए थे कानपुर से, तो ध्यान रखेंगे। 19 का क्या है कि एक 1838
कि त्रिपक्षीय संधि निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड ऑकलैंड, शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अवध के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे गलत कथन को चुनना है, तो 20 में देख लेते हैं। राज्य में अराजक स्थिति के कारण लॉर्ड डलहौजी ने राज्य के तत्कालीन विलय और सिंहासन को समाप्त करने का आदेश दिया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। वो तत्कालीन नहीं किए थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा था वहाँ पे, लेकिन अगर उन्होंने फिर उसने विकल्प क्या किया था कि सुधारने के लिए एक अस्थायी ब्रिटिश प्रशासन विकल्प चुना था, लेकिन उन्होंने भी वही बता दिया कि वहाँ पे अराजकता है, तो उसके वजह से उसके बाद इसको लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के द्वारा उसको ये कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद 1856 में अवध का कब्जा कर लिया था, तो फ्रेंड्स ये गलत है। नवाब सिराजुद्दौला को नहीं, नवाब वाजिद अली को पराजित किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। छोटा छोटा है ये गलत, लेकिन आपको गलत हो जाएगा एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन गलत था। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में राजद्रोह में गिरफ्तार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को सजा सुनाते हुए जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है अथवा करूंगा आप उनसे भिन्न श्रेणी हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महत देशभक्त और नेता हैं, यहाँ तक कि ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ तक कि राजनीतिक में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये सब विशेषताएं इस राजनेता ने कानून की अवहेलना की थी। अतः जज ने 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई थी। तो ये सब विशेषताएं किसके बारे में बताया गया है फिर? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। लेकिन 6 वर्ष तक तो सजा हुई थी, लेकिन 6 वर्ष तक वो रह नहीं पाए थे क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे, तो उनको रिहा कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका है आंसर सी। नेक्स्ट है वह एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे। वह आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी साधु थे। उन्होंने हुंकार शब्द नाम की पत्रिका को प्रकाशित किया था। वह व्यक्ति की पहचान करें तो हुंकार पत्रिका किसका था फ्रेंड्स? ये बहुत बार पूछा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका को किए थे फ्रेंड्स, प्रशासन किए थे, जो निकाला था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाशित किए थे हुंकार पत्रिका को। नेक्स्ट है गांधी जी की हत्या के बाद किस पत्रिका ने उन्हें बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी? तो इसका आंसर है सी, टाइम्स ने। ठीक है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के अलावे बम्बई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। ये CDPO में पूछ लिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस मतलब बंगाल होना चाहिए था। बंगाल के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी? तो सूर्य सेन के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स। और सूर्य सेन जो चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार पर हमला अप्रैल 1930 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि चटगांव जो शस्त्रागार हमला हुआ था वो कौन और उसको नेतृत्व करते थे? तो सूर्य सेन, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था फ्रेंड, क्योंकि ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। और 1934 में 30 में जो सविनय अवज्ञा चल रहा था, जो 32 से फिर से स्टार्ट हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। इसमें सही कथन ही चुनना है फ्रेंड्स, तो वो तो सही है। और दूसरा 16 अक्टूबर 1906, फ्रेंड्स यहीं पे गलत हो गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ था और बंगाल विभाजन हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो ये तो सही है फ्रेंड्स, लेकिन 1906 नहीं 1905 था, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है और सही कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना। यमुना गंगोत्री, यमुना क्या है, तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयाग में गंगा में विलीन होने से पहले 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। मध्य प्रदेश से यमुना नदी नहीं जाती है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 28 का बी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोना गोल्ड का अयस्क है, तो गोल्ड का कैलवावेराइट और सिलिबेनाइट, ये दोनों गोल्ड का अयस्क है। जबकि अर्जेंटाइन क्या है, तो अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है और गैलेना सीसा का अयस्क है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो सी आंसर हो गया 20 का 29 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है एक सही कथन को चुनना है। तो हीरा किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है, तो ये सही है। किम्बरलाइट एक अल्ट्रा बेसिक ज्वालामुखी चट्टान है, तो ये भी सही है। किम्बरलाइट पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत नहीं, पृथ्वी के गहराई में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की जलवायु परिस्थितियों का निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु परिस्थितियों का निर्धारित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई और अक्षांश, हिमालय पर्वत, उच्चवाच और समुद्र से दूरी, तीनों होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 को हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरब से पश्चिम का सही क्रम क्या होगा, तो 32 का क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले नंदा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर लास्ट में मकालू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति की उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में सहायक नहीं है, तो 33 का आंसर क्या होगा, तो गर्म और नम हवा की निरंतर आपूर्ति, तो वो तो है। क्षोभ मंडल में अस्थिर स्थिति, तो वो भी है फ्रेंड्स, और मजबूती ऊर्ध्वाधर पवन वेग की अनुपस्थिति, तो ये भी है। कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण, तो ये बी, इसका आंसर हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट है शिप्रा नदी किस प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा चंबल की। और चंबल किसकी नदी है, सहायक नदी है फ्रेंड्स, तो चंबल हो गया यमुना की, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है और शिप्रा नदी के किनारे कौन सी शहर है फ्रेंड्स, तो ये उज्जैन है, जो महाकालेश्वर जो मंदिर है ना, महाकालेश्वर आई थिंक, यस, ध्यान रखिएगा, उज्जैन शहर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे छोटे राज्य निम्नलिखित में से कौन हैं, तो 35 का आंसर हो जाएगा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर है, यह किसका हिस्सा है, तो फूलों की घाटी, इसका आंसर हो जाएगा बी, नंदा देवी बायोस्फीयर का, क्योंकि ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संरक्षित क्षेत्र प्रजाति उन्मुख होता है जिसकी इसकी सीमाएं कानून द्वारा चिन्हित नहीं होती है। संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति है, यह वर्णित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, वन जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सार्क से जुड़ी सरफिश किसका उदाहरण है, तो सार्क से जुड़ी सरफिश किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो 38 का आंसर हो जाएगा सहभोजिता का, आंसर ए। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है और वह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट है नासा के अनुसार हमारे सौर मंडल में 293 चंद्रमा उपग्रह है। इस संदर्भ में मोटिस, लो, यूरोपा, गेनीमिड और कैलिस्टोन किसके उपग्रह है, तो इसमें
यूरोपा तो आपको पता ही होगा, तो यूरोपा क्योंकि पूछा हुआ है तो यूरोपा बृहस्पति का है, तो उसी का सारे कुछ हो गया, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है बी। तो इसमें कोई भी आपको आता होगा ना, उससे आप एक क्वेश्चन को अंदाजा लगा सकते हैं और आंसर सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मेकांग नदी पर बने अरबों डॉलर के बांध परियोजना की यूनेस्को को तीखी आलोचना की है। यूनेस्को ने तीखी आलोचना की है। इस संदर्भ में मेकांग नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 41 का आंसर हो जाएगा। कहाँ से गुजरती है? तो ये चीन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से गुजरता है, जबकि इंडोनेशिया से मेकांग नदी नहीं गुजरता, क्योंकि इंडोनेशिया में तो सारे कुछ टापू ही है, तो वहाँ से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेकांग नदी इंडोनेशिया से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी सही कथन है, इसमें कितनी सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो व्यापारिक हवाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलती है, तो वो सही है फ्रेंड्स। और ध्रुवीय पूर्वीय हवाएं शुष्क ठंडी और प्रचलित हवाएं हैं जो पूर्व से चलती है, तो ये भी सही है। और पश्चिमी हवाएं समशीतोष्ण क्षेत्रफल से चलती है, क्षेत्र से चलती है, तो ये भी सही है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली के परस्पर जुड़ी श्रृंखला जिनकी विशेषताएं शिखर पर एक केंद्रीय दरार प्रणाली है कहलाती है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण नहीं है? तो 44 का आंसर हो जाएगा। तो इसका है जो आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण नहीं है, तो कालरेडा भू आकृति का उदाहरण नहीं है, तो आंसर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जबकि आंतरिक भू आकृति में से कुछ हैं बाथोलिक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फेकोलिथ और सिल्क डाइक इत्यादि क्या है? तो भू आकृति के कुछ उदाहरण थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जातीय शक्ति पृथ्वी के हलचलों के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 45 का क्या होगा? तो भूकंप स्थलीय क्या है? तो अंतर्जात शक्ति के हलचलों का कारण भूकंप होता है, न कि अपरदन निक्षेपण बल, ग्लेशियर, ये दोनों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 45 का आंसर होगा ए, भूकंप के वजह से ही हलचल होती है पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनकारी भू आकृति का उदाहरण नहीं है? 46 का, तो इसका आंसर है स्टैलेग्माइट, ये है जो अपरदनकारी भू आकृति का उदाहरण नहीं है, तो इसका सी होगा। जबकि सिंक होल, अवकूट और पुल अपरदनकारी भू आकृति का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर हवा के तापमान को नियंत्रित करता है? 47 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, जिसमें स्थान का अक्षांश, स्थान का ऊंचाई, स्थान की ऊंचाई और महासागरीय धाराएं तीनों होगा, तो इसका आंसर होगा डी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो इसको शेयर करें। नेक्स्ट है 48 का कि निम्नलिखित जल डमरू पर विचार करें। तो इसमें क्या है? इसमें उपयुक्त जल डमरू की पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि घटना चक्र ज्योग्राफी का मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। तो जल डमरू से भी सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो जा करके आप जरूर देख सकते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू कहाँ है? तो पाक जल डमरू ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। फिर मलक्का जल डमरू, और उसके बाद सुंडा जल डमरू और लोम्बोको जल डमरू, तो ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, ठीक है। मलक्का जल डमरू मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच में है। सुमात्रा के बीच पानी का एक संकीर्ण विस्तार है। सुंडा जल डमरू, तो सुंडा जल डमरू इंडोनेशिया द्वीपों को जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। पाक जल डमरू तमिलनाडु और श्रीलंका के जफराना के बीच में स्थित है। और लोम्बोको जल डमरू बाली सागर का एक जल डमरू है जो हिंद महासागर से जुड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के सत्र को सबसे अच्छी तरह से समझता है? इसका आंसर है, सही उत्तर चुनना है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो
संसद की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच अवधि, और सदन की पहली बैठक और उसके बीच विघटन के बीच अवधि, संसद के सत्रावसान और उसके पुनः समावेशन होने के बीच की अवधि। तो तीसरा नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका 1 और 2 दोनों सही होगा, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क को कमजोर करता है कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली संस्था सभा एक संप्रभु निकाय थी। तो 50 का आंसर क्या होगा, तो 50 का आंसर है बी। संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा बनाई गई थी, तो ये जो कमजोर करता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मतलब ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 10वीं दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्यता करना, ये 10वीं अनुसूची में है, तो ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये अनुसूची 4 में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण किस में है, तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण ये आपको अनुच्छेद 5 में होगा, और 5 और 6 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो ये तो सही है। और वित्त वर्ष 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, तो ये भी सही है। और विवेक देवराय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर रेल बजट को मिला दिया गया है, तो ये भी सही है। तो तीसरा आंसर इसका हो गया डी, तीनों सही है। 53 का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सीटों की संख्या के संदर्भ में सही घटनाक्रम है, तो इसमें कितना होगा, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 है, और तमिलनाडु में 39 है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में जो 80 है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39 और मध्य प्रदेश में 29 है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब बिहार में ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो लोकसभा सीट 40 है ना, उसमें 6 सीट SC/ST के लिए आरक्षित है, और SC के लिए आरक्षित है, और ST के लिए बिहार में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव अभी हुई है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से नहीं लिया गया है, नहीं है, तो इसमें 54 का आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, तो ये तो लिया गया है। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत और केंद्र में द्वैध शासन के उन्मूलन, ये कब लिया गया था, तो ये 1919 के 1919 में ही लिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी 1919 का ही में हो गया था फ्रेंड्स। और केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन तो हुआ था 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन 1935 के हिसाब से ही हुआ था, तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, ए 2 और 3। ठीक है, अखिल भारतीय का ठीक है, तो इसका पहला सही था, और ये दोनों 2, 3 गलत था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हो गई थी, तो 1919 में। और केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन, यहाँ पे क्या किया है, दोनों के इंटरचेंज कर दिया है। केंद्र सरकार में मतलब 1935 में प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन किया था, तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, तो 55 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29-30। ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 क्या है फ्रेंड्स, तो ये धर्म का है। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है, तो ये जो 23-24 में क्या है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है वो 23-24 में है। और 19 से 22 क्या है, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में होता है, 19 से 22 में। और समता का अधिकार 14 से 18, ये भी ध्यान रखेंगे। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनका अनुच्छेद 32 होता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा कम किसका है फ्रेंड्स, तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, गोवा में सबसे कम है। गोवा में मात्र 40 है, जबकि दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में 70 है फ्रेंड्स।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 356 में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है ये। राष्ट्रपति शासन 352, तो ये दोनों को क्या किया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो दोनों गलत हो गया। राज्य आपातकाल 365 में, तो ये सही है। और वित्तीय आपातकाल 360 में, तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 सही है, जबकि पहला और दूसरा गलत है। दोनों को इंटरचेंज किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो इसमें इसमें क्या होगा, तो आदेश जारी करने के लिए राज्यपाल की स्थिति, तो अध्यादेश, यस ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 58, ठीक है। 58 कैंसिल हो जाएगा बी। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति 213 में होता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए होता है, तो राष्ट्रपति के लिए 1 2 3 ऐसे करके याद करेंगे, और राज्यपाल के लिए 2 1 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति 213 में नहीं करता है फ्रेंड्स, ये तो 164 में होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रांत का संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त प्रांत का, और अभी भी है संयुक्त प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश को बोला जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक राजनीतिक शब्द किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा लोकप्रिय संप्रभुता के लिए, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष की अन्य शक्तियां हैं? तो वह सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है। और वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो ये भी सही है, जो 108 में, अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है, माफ कीजिए 180 लिख दिए हैं, 108, ठीक है। और ये वह तय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कीमतों में असामान्य गिरावट का वर्णन करने के लिए किस उस शब्द का उपयोग किया जाता है जो अक्सर धन और ऋण की आपूर्ति में कमी से जुड़ा होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, अपस्फीति, ठीक है। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें तो क्या पूछ रहा है, इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें सरकारी खर्च और काराधन का उपयोग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना है, न कि मुद्रास्फीति का, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और संकुचनकारी राजकोषीय नीति का उपयोग आर्थिक मंदी के दौरान किया जाता है, तो ये भी गलत है। संकुचनकारी राजकोषीय नीति का उपयोग आर्थिक मंदी के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना है, तो इसमें क्या किया, दोनों के इंटरचेंज कर दिया, तो सही उत्तर पूछना था, तो सही उत्तर ओनली एक होगा फ्रेंड्स, मतलब ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन व्यापार अधिशेष के लिए सही है? इसमें सही उत्तर चुनना है, तो 64 का क्या होगा, यह तब होता है जब कोई देश आयात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवा को निर्यात करता है, तो व्यापार अधिशेष होता है फ्रेंड्स। और दूसरा है, व्यापार अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में योगदान करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही था, तीसरा गलत है, क्योंकि व्यापार अधिशेष हमेशा एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सकारात्मक हो सकता है, लेकिन हमेशा स्वस्थ अर्थव्यवस्था नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें सही उत्तर पूछना था, तो 64 का आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है, तो 65 का। तो इसमें है, यह तब होता है जब ब्याज दरें बहुत अधिक होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये पहला गलत है। तरलता जाल एक प्रतिकूल वित्तीय परिदृश्य है जो कम ब्याज दरों के साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। और तरलता जाल में मौद्रिक नीति अप्रभावित होती है, तो ये सही है। तरलता जाल से अपस्फीति दबाव हो सकता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है, पहला गलत है, ठीक है।
66 का है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक किराया शब्द को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी। यह किसी संसाधनों के लिए उनके अवसर लागत पर अधिशेष भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर इसका बी हो गया। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, भारत में क्रेडिट सूचना कंपनी CIC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 67 का क्या होगा। तो यह एक वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित है, तो ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक CIC को लाइसेंस प्रदान कर सकता है, तो ये भी सही है, करता ही है। और वर्तमान में भारत में केवल 4 CIC है, तो ये भी सही है। तो इसमें सही उत्तर चुनना था, तो इसका आंसर हो गया सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही उत्तर चुनना है 68 का। तो इसमें क्या, इसने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये विश्व बैंक ने अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार ने नहीं, विश्व बैंक करता है फ्रेंड्स। मतलब विश्व बैंक करता है। और पिछले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति में वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। और भारत ने 2018 में अपनी पिछली 24वीं रैंकिंग से 139 देशों में कितना हो गया, तो एक और रैंकिंग में 38वें स्थान पर काफ़ी सुधार किया है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या था, तो 68 का आंसर है, सही उत्तर चुनना था, तो 60 आंसर का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, बिहार में एक सींग वाला गैंडों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है कि सही कथन को चुनें। सबसे पहले क्वेश्चन यही देखेंगे फ्रेंड्स कि सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो सही कथन पूछना है। तो बिहार में उनके प्राकृतिक आवास में 10 से अधिक गैंडे हैं, तो ये सही है। और भारत का पहला गैंडा प्रजनन और संरक्षण क्षेत्र बिहार में खोला गया है, तो ये भी सही है। भारतीय ने गैंडे को IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत ही कथन चुनना है, तो 70 का क्या होगा। तो न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला थी, तो ये सही है। 26 नवंबर को शराब निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है। और पिछली बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब बूटा सिंह राज्यपाल थे, तो ये भी सही है। बिहार में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1972 में लागू हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। 70 का आंसर है बी। ठीक है, बिहार में दूसरा राष्ट्रपति शासन 4 जुलाई 1969 को ही लागू हुआ था। और तत्कालीन राष्ट्रपति नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ही थे, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन आधार कम होने तथा ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण बिहार में औद्योगिक विकास में कमी है। इसके बावजूद बिहार सरकार बिहार में कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की अधिकतर संभावनाएं हैं। तो इस 71 का आंसर हो जाएगा डी। कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये आप मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछता है, ये ऐसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या है। तो कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में आपको सारे कुछ बताना होगा। नदियाँ, मिट्टी, ये सारे कुछ आपको मैप के थ्रू या फिर आप डेटा के थ्रू आप उसमें लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा फ्रेंड्स। ये मेंस में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। 72 का सही कथन क्या होगा। तो भागलपुर जिले में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये पटना में है। गंगा नदी बिहार के 13 जिलों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी 13 नहीं फ्रेंड्स, ये 12 जिलों से गुजरती है। और गंगा भोजपुर में बिहार में प्रवेश करती है, तो ये भी गलत है। ये बक्सर में प्रवेश करती है, जो 64 नंबर का स्थान पे। तो तीनों इसमें गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे सही मिलान करना है 73 का। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो ये मधुबनी में है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन तो ये किशनगंज में, और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक अररिया में है। तो ये तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब मिलान सही कर दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 73 का सी। ठीक है,
नेक्स्ट है मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया और मक्का का उत्पादन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब ना आपको करेंट में मिल जाएगा। और बिहार तथ्य संग्रह जो एडुटेरिया का आता है ना फ्रेंड्स, वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट में आपको डाल दी हूँ। पूरा जो एडुटेरिया का है वो बना दी हूँ वीडियो अलग अलग करके, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार का जनगणना और सारे कुछ मैंने जो बुक में था वो सब मैंने करवा दिया है, तो जाकर के आप देख लेंगे। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन सही है। 74 का पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो मधुबनी चित्रकला पारंपरिक रूप से महिला चित्रकारों द्वारा की जाने वाली लघु चित्रकला का एक प्रकार है, तो ये सही है। हाल ही में शांति देवी और शिवन पासवान को मधुबनी चित्रकला में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है 75 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनें। सबसे पहले यही देखेंगे सही कथन पूछ रहा है गलत कथन। तो चौर बिहार, माफ कीजिएगा चौसा नहीं चौर है 75 का। तो चौर बिहार के उत्तरी गंगा मैदानों के टेक्टोनिक अवसादों में बनी झील है, तो पहला सही है। और मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का उद्देश्य चौरों को विशेष रूप से परिवहन और मनोरंजन सुविधा के लिए विकसित करना है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मछली पालन कर सकता है। चौर मतलब क्या होता है, जो खेत होता है ना, ज़मीन जैसे बिहार में खेत बोलते हैं, तो उसमें पानी जम जाता है और तो धान वान होता है, उसको चौर बोलते हैं। तो उसमें मनोरंजन सुविधा क्यों करेगा, है ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। 75 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में मोइन उल हक स्टेडियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। 76 का। तो स्टेडियम के निर्माण 1969 टू 70 में हुआ था, तो ये सही है। और स्टेडियम में आज तक कोई भी ऐसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजन नहीं किया गया, तो ये PYQ में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये गलत है, एक बार हुआ है। और जिसमें 1969 में क्रिकेट विश्व कप सहित 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैचों में मेजबानी की है, तो ध्यान रखिएगा। और हाल ही में बिहार सरकार ने स्टेडियम को एक प्रमुख क्रिकेट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये 1 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा रोहतास में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, जबकि सहरसा में सबसे कम है। अगर पुरुष में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रोहतास में और पूर्णिया में सबसे कम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल में भी पूछा जाए तो रोहतास में फर्स्ट नंबर पे है और ओवरऑल में पूर्णिया सबसे कम में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो जनगणना से है ना फ्रेंड्स, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है MCQ का, उसका भी और बिहार का एडुटेरिया तथ्य संग्रह का है, उसका भी सिंगल क्वेश्चन मतलब सिंगल वीडियो बनाया है और वो 10 से 15 मिनट का होगा। और इसमें भारत और बिहार से जनगणना को कंपेयर कर दिया गया है, तो जरूर आप वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स उससे, क्योंकि जनगणना से आपको एक क्वेश्चन आएगा। जब तक नया जनगणना नहीं आता तब तक आपको 11 से ही पूछेगा। नेक्स्ट है बिहार में साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 78 का क्या होगा, इसमें सही कथन चुनना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार केवल 47.0% साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज था, तो ये सही है। और 2011 की जनगणना में बिहार ने नीचे से 5 स्थान सुधार करके 61.8 की साक्षरता दर पे पहुंच गया है। तो 78 का ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या है, तो ये सबसे नीचे ही है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है, तो 5 स्थान सुधार के ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे अंत में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला है। तो अभी हमने जस्ट एक से पहले क्वेश्चन देखा था कि वो सहरसा था ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज सबसे कम महिला साक्षरता दर। तो अभी हमने सबसे महिला साक्षरता दर देख लिए थे फ्रेंड्स कि सबसे कौन सा था, तो सहरसा था ना कि किशनगंज है, तो ये दूसरा गलत हो गया है। मधेपुरा में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। कुल मिलाकर पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है, जिसमें कितना है, तो 51.08% है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 78 का आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, जबकि दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट अल्फा इमेज कण क्या है जिसका उपयोग रदरफोर्ड गोल्ड फाइल प्रयोग में किया था। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, हीलियम परमाणु के नाभि।
नेक्स्ट है नाभिक। नेक्स्ट है क्या, रूबी या नीलम में कौन सी धातु होती है। रूबी या नीलम में कौन सी धातु होती है, तो 80 का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो रूबी या नीलम एक मुख्य घटक कोरंडम Al2O3 है, अर्थात एल्यूमिनियम में मौजूद धातु है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो 81 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो पानी और नमक का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जम जाता है, तो ये सही है। पानी और नमक का मिश्रण 100 डिग्री से कम तापमान पे उबलता है, तो ये भी सही है। पानी हमेशा 0 डिग्री तापमान पे बर्फ में बदलता है, तो हमेशा नहीं बदलता है ये फ्रेंड्स, तो ये तीसरा गलत होगा। ठीक है, और तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है 82 का, तो उच्च तापमान पे प्रतिक्रिया की गति तेज हो जाती है। दूसरा है प्रतिक्रिया की गति उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, और तीसरा है उत्प्रेरक हमेशा प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो ये 82 का आंसर हो जाएगा सी। तीसरा गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, जिसे सकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गंध संबंधी सूचना का उदाहरण है, और इसमें उपयुक्त सही उत्तर पूछना है, तो 83 का क्या होगा, तो प्याज, लौंग का तेल और लौंग का तेल और निकाल अर्क, ये क्या है, तो ये गंध होता है। क्या है ये, तो निम्नलिखित में से कौन सी गंध सूचक का उदाहरण है, तो ये तीनों गंध सूचक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का सी। ठीक है, हल्दी एक घ्राण सूचक नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रक्रिया करके क्या देता है, तो 84 का आंसर हो जाएगा डी। संबंधित लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो 85 का आंसर है डी। एसिटिक एसिड का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, आंसर डी। नेक्स्ट है TROBE इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2024 में किस प्रोग्रामिंग भाषा को सबसे लोकप्रिय माना है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, पाइथन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तंत्रिका तंत्र की संरचना पर अपने काम के लिए 1906 में सैंटियागो रामोनी काजल के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किए हैं, तो इसका आंसर है कैमिलो गोल्की। ठीक है, नेक्स्ट है 88 का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स ये क्या सही है क्या गलत पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें है सही नहीं पूछ रहा है, तो हमारे मुंह में लाल स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देती है, तो ये बिल्कुल सही है। बड़ी आंत पाचन नली का सबसे लंबा हिस्सा होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होता है। और मांसाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है, क्योंकि मांस को पचाना मुश्किल होता है, तो ये ऐसा गलत है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह के पौधे को अत्यधिक नमक सहनशील होते हैं, जो खारे अर्ध रेगिस्तान, मैंग्रोव दलदल और समुद्री तटों में पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे क्या कहते हैं, तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स को कहाँ पे रहते हैं, तो ये दलदली क्षेत्र में, अर्ध रेगिस्तान में, और ये क्या होते हैं, तो नमक जो लवण युक्त होते हैं उसको अपने से ये कर लेते हैं। और जेरोफाइट पौधे की एक प्रजाति है जिसमें कम तरल पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं, और जैसे रेगिस्तान या बर्फ के ढके क्षेत्र में। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो पानी में डूबे हुए रहने वाले या पानी के सतह पर रहने वाले विशेष अनुकूल की आवश्यकता होती है अनुकूलन की। और एपीफाइट्स मतलब एक पौधा है जो पौधे की सतह पे उगता है, और ध्यान रखिएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पौधे के हवाई भागों से वाष्पन के रूप में पानी की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है।
पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो 90 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें होता है जल और खनिजों का अवशोषण, जल और खनिजों की ऊपर की ओर गति और तापमान का विनिमय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी। नेक्स्ट है 91 नंबर की मस्तिष्क का कौन सा भाग गति, श्रवण, गंध, दृष्टि के नियंत्रण के लिए विशिष्ट है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें बायोलॉजी अगर आप करेंगे घटना चक्र तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एलानिन ट्रांसिएमिनेस ALT परीक्षण किसको हुए नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, लीवर के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कीटों में श्वसन का सबसे सामान्य रूप किसके माध्यम से होता है? तो कीटों में सबसे सामान्य है ट्रैकिया प्रणाली। ठीक है, ट्रैकिया प्रणाली की वजह से कीटों में होता है। और फेफड़े, तो फेफड़े हमारे अंदर में होते हैं। त्वचा से मेढक सांस लेता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अग्नाशय पाचन। अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा अग्नाशय में विभिन्न रस मिश्रित होते हैं। तो नहीं, यह रसों को भोजन में मिलाता है, तो इसके कारण भी नहीं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि इसमें अंतरस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मछलियों को तब भी जीवित रहने में मदद करता है जब झील की ऊपरी परत जमी होती है? तो किसके लिए फ्रेंड्स? तो इसका 95 का आंसर हो जाएगा सी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाते हैं। और जो पानी का घनत्व अधिक होता है ना फ्रेंड्स, जिससे झील में क्या होता है, तो पानी का जो ऊपरी सतह जम जाता है, नीचे जो पानी होता है वो नहीं जमता है, इसलिए वो मछली जीवित रहता है। ये बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैर संपर्क बल है? 96 का। तो इसमें कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव बल नहीं है फ्रेंड्स, चुंबकीय बल और परमाणु बल, ये तीनों क्या है? तो गैर संपर्क बल है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही उत्तर पूछना था, तो 96 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कहाँ बनती है? तो 97 का आंसर होगा बी, वक्रता केंद्र पे वास्तविक और उल्टा। एग्जाम में फ्रेंड्स एक अवतल और उत्तल लेंस से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, तो जरूर ये ध्यान रखिएगा। और आपको घटना चक्र पूर्वालोकन का फिजिक्स का सेक्शन है फ्रेंड्स, तो इसमें से ध्यान रखेंगे, पिछली बार भी पूछ लिया था। नेक्स्ट है यदि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाई जाए तो इससे गोलाकार लौ उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है या नहीं ही है, नहीं के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे जटिल विषयों को आम जनता के लिए सुलभ तरीके से खोजती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण कुछ कीटों जैसी कि वाटर स्ट्राइडर को पानी में डूबे बिना पानी पर चलने में सक्षम होता है, ये सक्षम बनाता है? तो कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी का उच्च पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के ऊर्जा संरक्षण का नियम बताने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? तो 101 का आंसर हो जाएगा जूलियस मेयर। ठीक है, जूलियस मेयर है जो पृथ्वी के ऊर्जा संरक्षण का नियम बताए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं, यहाँ पे अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये 100, ये भी ना 10 क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछता है, तो ये वही क्वेश्चन है। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे बना लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से आप बना लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश हाल ही में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में रहा है। इस संदर्भ में विरोध के सबसे प्राथमिक कारण की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नौकरी कोटा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ही वहाँ पे संघर्ष हो रहा है। तो बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय खंड ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे द्वारा दायर एक मुकदमे पर फैसला सुनाया, जिसमें 30% आरक्षण को बहाली किया गया है और अक्टूबर 2018 में
सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र को खारिज कर दिया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी और अन्य कोटा को खत्म कर दिया गया था। इसलिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व उन युवाओं द्वारा किया जा रहा है जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के साथ ही उनके बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी सभी स्तरों पर सरकारी रोजगार में 30% का कोटा वापसी का विरोध कर रहे हैं। इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वो उन्होंने देश छोड़ दिया है और बहुत सारा वहाँ पे चल रहा है, संघर्ष चल रहा है फ्रेंड्स। सैन्य शासन लागू हो गया, तो जाकर आप जरूर देखेंगे, न्यूज में अभी है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य किसके बीच संपर्क प्रदान करने के लिए सिकुला सुरंग स्थापित किए हैं? तो 113 का आंसर हो जाएगा ए, मनाली से ले। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन सा होगा? 114 का। तो एथिलीन ऑक्साइड कमरे के तापमान पर एक ज्वलनशील रंगहीन गैस है, तो ये बिल्कुल सही है। और सिंगापुर और हांगकांग को निर्यात किए जाने वाले सभी मसाले शिपमेंट के लिए ईटीओ मतलब एथिलीन ऑक्साइड संदूषण के लिए अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान हाल ही में घोषित किया गया है, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा, कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक अभियान रैली में हत्या के प्रयास में गोली मार दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा पेंसिल्वेनिया। क्योंकि ये ना जो 2-3 अभी मॉक टेस्ट है मैंने अभी करेंटली करवाया है, क्योंकि मैं हर दिन 1 से 2 मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ, तो इसमें हर टेस्ट में ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर ये वाला क्वेश्चन आ ही जा रहा है। और 69 बीपीएससी में भी पूछ लिया था कि जो राष्ट्रपति अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कहाँ पे भाषण दिए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा। पेंसिल्वेनिया में उनको हत्या का प्रयास करके गोली लगा दिया गया, गोली मार दिया गए थे, लेकिन वो अभी सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी के पाल काल से संबंधित भगवान सूर्य की एक प्राचीन काली मूर्ति निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में खुदाई की गई है? तो ये 16 का आंसर हो जाएगा सी, जमुई से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र कुमार यादव को। नेक्स्ट है, नासा के पेस उपग्रह को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में पेस के सही विस्तारित रूप की पहचान करें। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, प्लैंकट एरोसोल क्लाउड महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक सामाजिक कल्याण योजना योगश्री निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो 119 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल द्वारा। तो योगश्री पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके तैयार की गई स्वादिष्ट चटनी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो 120 का आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। उसे काई चटनी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुभव पुरस्कार योजना निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा शुरू किया गया है? तो 121 का आंसर हो जाएगा ए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने हनुका के अवसर पर शुभकामनाएं दी, जो कि रोशनी का त्यौहार है, जिसे कौन मनाता है? तो 122 का आंसर हो जाएगा यहूदी। ठीक है, यहूदी। और कहाँ पे यहूदी है फ्रेंड्स? तो ये इजराइल में है, ये भी ध्यान रखिएगा मतलब। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है? तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे विषय थीम पूछ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। नेक्स्ट है, 2024 में 3 दिवसीय त्वांग यू टाइसर्ड इंटरनेशनल कयांकिंग चैंपियनशिप भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में शुरू की गई थी? तो 124 का आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, नया भारत सामवेद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के भाषणों का संग्रह है? तो 125 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नया भारत सामवेद
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के भाषणों का संग्रह है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए है फ्रेंड्स, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चंदूकी महोत्सव मनाया गया है? चंदूकी महोत्सव फ्रेंड्स, ये महोत्सव से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका आंसर है डी, असम में चंदूकी महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, INS जटायु एक उन्नत नौसैनिक अड्डा है जो भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है जटायु, INS जटायु, तो ये लक्षद्वीप में है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की 700 साल पुरानी एक अनूठी टीला दफन प्रणाली चराइदेव मोइदम को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो 128 का आंसर है बी, अहोम वंश का, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन चुनना है, तो सही कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका उद्देश्य आतंकवाद के जोखिमों को समझने के लिए सदस्य राज्यों की क्षमता को मजबूत करना है। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध ट्रस्ट फंड में $500 मिलियन का योगदान दिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 130 का कि 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव क्या है? तो 4 साल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव होगा जो नवंबर 2024 में होगा। इस संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो राष्ट्रपति चुनाव कितने साल के बाद होता है और कैमा है, क्रम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये 60वां है। ठीक है, 60वां है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए एक भू रासायनिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि बन्नी मैदान घास के मैदान में स्थित लूना क्रेटर का निर्माण लगभग 6900 साल पहले उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था। लूना क्रेटर किस राज्य में स्थित है? तो 131 का आंसर है गुजरात में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लूना क्रेटर गुजरात में है। नेक्स्ट है, उन्नत यकृत कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से यकृतदान प्राप्त करने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति है। इस प्रकार के प्रत्यारोपण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है 132 का जेनोग्राफ्ट्स प्रत्यारोपण। फ्रेंड्स, ये अमेरिका में हुआ था, USA में, और इनकी अभी डेथ हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये टेस्ट में, आमुक टेस्ट में आ गया है कि कहाँ के वो थे जिनको सुअर का जो यकृत लगाया गया था, तो ये अमेरिका के थे, उनकी डेथ हो गई है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में 100 टन गिरवी रखकर सोना वापस लाया है, जिसे भारत ने हाल ही में 100 टन गिरवी रखा सोना वापस लाया है, जिसे 1951 में 1991 में वित्तीय संकट के दौरान स्थानांतरित किया गया था। यह सोना किस बैंक में आरक्षित था? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, व्यापारिक दिग्गज अदानी पोर्ट्स ने हाल ही में दार एस सलाम पोर्ट, कौन सा? दार एस सलाम पोर्ट को संचालित करने के लिए 30 साल का रियायत समझौते हासिल किया है। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के साथ समझौता का हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 134 का आंसर हो जाएगा तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ, आंसर टी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मैग्नल मिशन ने हमारे सौर मंडल में ज्वालामुखी गतिविधियों की खोज की है। उस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनना है। तो 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों की खोज की गई है और वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नई चट्टान संरचनाओं का संकेत दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है। ठीक है, और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है, तो 135 का वो गलत है फ्रेंड्स, ये नासा के द्वारा किया गया है, ना कि यूरोपीय एजेंसी द्वारा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा लॉन्च किया है? तो 136 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया ने कासा लॉन्च किया है और ये अपना पहली अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत लगभग 192 देशों को लगभग 7500 वस्तुओं का निर्यात करता है।
उस संदर्भ में 2024 में भारत के सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य की रैंकिंग का विचार कीजिए। सही क्रम क्या होगा? तो ये ना आपको 66 बीपीएससी में पूछ लिया था फ्रेंड्स कि कौन सा मतलब होते हैं, कौन सा निर्यात में पहला है, कौन सी कहाँ से हमारे देश आयात सबसे ज़्यादा करता है, तो ये भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। तो 137 का आंसर हो जाएगा बी, यूएसए, उसके बाद यूएई, फिर नीदरलैंड और चीन। ठीक है, चीन चौथे नंबर पे है जहाँ पे हम निर्यात करते हैं, लेकिन आयात में सबसे ज़्यादा चीन करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये आपको 70वीं बीपीएससी या बीपीएससी बिहार में जो भी एग्जाम पूछा हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा या पूछ रहा होगा, क्योंकि जब कांवरताल झील जो हुआ था रामसरन साइड में, जो 39वां हुआ था फ्रेंड्स, तो वो उसके बारे में बहुत बार पूछा था। 67 बीपीएससी में भी पूछ लिया था, तो भी ध्यान रखिए कि नागी नकटी बांध के बारे में जरूर पूछेगा। तो ये कहाँ है? तो जमुई जिले में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह झाझा में स्थित एक प्राकृतिक जलाशय है, तो ये झाझा में नहीं है फ्रेंड्स, ये नागी नकटी जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय, न कि प्राकृतिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। झाझा में तो है लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। यह भारत का 82वां विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ है, तो यह सही है। और भारत दुनिया में सबसे अधिक रामसरण स्थलों की संख्या में तीसरे स्थान पे है, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा गलत है क्योंकि वो हम मतलब मानव निर्मित है, ना कि प्राकृतिक है, तो भी ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 2 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का विजेता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा कुशी मैनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, और ये कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सत्र का मेजबानी की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर का किसने मेजबानी किया है, किसने अध्यक्षता की है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत किया है फ्रेंड्स। और इसमें क्या पूछ रहा है? सही उत्तर पूछ रहा है। तो यह नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और पीएम मोदी ने कंबोडिया में अंकोर वाट, वियतनाम में चाम मंदिर और म्यांमार में बगान स्तूप जैसे विरासत स्थलों के संरक्षण में भारत की सहायता सुनिश्चित की है, तो ये भी सही है। भारत ने संरक्षण के लिए $50 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है, तो ये सही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें पीएम मोदी ने संरक्षण और क्षमता निर्माण के लिए $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा किया, न कि 50 मिलियन का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा गलत हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में एंजल टैक्स क्या है? तो इसका ध्यान रखेंगे, ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये उचित बाजार मूल्य से ऊपर निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों पर लगाया गया कर, उसको एंजल टैक्स बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पाद के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाने का उपकरण है। यह किस संगठन से संबंधित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अयोध्या के रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो 143 का आंसर क्या होगा? तो लाओस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है बी, 43 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों जिसमें पहले के बीच में की निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और इसमें पूछा सही कथन को चुनना है। तो 144 का क्या होगा? तो प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI भारत यूके के बीच में होता है, और सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भारत और यूएसए के बीच में US के बीच में होता है, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 145 का कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो 145 का सही कथन क्या होगा? तो राष्ट्रपति का अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 145 का आंसर हो जाएगा
सी दोनों सही है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि महाभियोग का किसमें है, तो 60 अनुच्छेद 61 में महाभियोग का है और 72 में क्षमादान की शक्ति है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है सी। संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे लिखा है कि सही कथन को चुनें। तो 146 का सही कथन क्या होगा, तो पश्चिमी घाट भारत में भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट में स्थित वायनाड जिले में अत्यधिक भारी वर्षा के कारण भूस्खलन की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। हिमालय के बाद पश्चिमी घाट भारत में भूस्खलन के लिए दूसरा सबसे बड़ा संवेदनशील है। तो सबसे बड़ा तो नहीं है, फिर सबसे बड़ा कहाँ है, तो हिमालय में है, तो पहला गलत हो गया। और हाल ही में केरल के वायनाड जिले में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र शुरू किया गया है। तो ये हाल ही में कोलकाता में किया गया है फ्रेंड्स, ना कि केरल के वायनाड में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों इसमें गलत हो गए, इसका आंसर है डी। ठीक है। 147 का है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए एक व्यापक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। यह व्यापक वित्तीय सहायता कितना होगा, तो 147 का आंसर है बी, 11,500 करोड़। नेक्स्ट है मालवा के पठार का विस्तार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के मध्य में है, तो 148 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो अरावली और विंध्य पर्वतीय शिखर पर्वत के बीच में मालवा के पठार का विस्तार है, तो ध्यान रखेंगे, इसके आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में स्वप्नील कुशाले ने चल रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है, तो 149 का आंसर ए, शूटिंग से। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में वो चल रहा है और भारत निशानेबाजी स्वप्निल कुशाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कांस्य पदक जीते हैं और इस बार हमारे यहाँ पे कोई स्वर्ण पदक नहीं आया है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो 150 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि झारखंड के साथ भी बिहार की सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ 3 लगाता है, इसमें 3 होता है फ्रेंड्स। और नेपाल की सीमा से बिहार 7 जिला लगाता है, नेपाल से 7 जिले और लगाती है, तथा झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ना एग्जाम में पूछ लिया था, बीपीएससी में भी पूछा था और बीपीएससी सीडीपीओ होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन इजी है बट ये क्वेश्चन जरूर पूछता है बिहार स्पेशल में, तो जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।